इनमें से कौन सा जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडिया के बारे में सही जानकारी देता है। तो यह क्या है नहीं है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें कि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उनकी कुछ टॉपिक्स के बारे में सीख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1978 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया था इसकी जजमेंट को इन द गोपालन केस बाय टेकिंग अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। ये रूल करता है दैट द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन अ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट हैज़ इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 should be available not only against the arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action. Further, the court held that the right to life as embodied in Article 21 and not merely confined to animal existence or survival, but it includes within the all omit the right to live with human dignity and those aspects of life which go to make up man's life beautiful and competent worth living। तो मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें राइट टू लाइफ को ऐड किया गया था आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका मेन प्रोसेस था, ये इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आपका अमेरिका का था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आंसर विल बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है दो। इवन व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट कॉज parole can be denied and parole can be claimed as a matter of right when prisoner make out sufficient cause released on the parole। parole क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। parole is a system जिसमें कि एक प्रिजनर को रिलीज़ किया जाता है उसके सेंटेंस को सस्पेंड करके। parole कभी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है जी। parole जो है may be denied to a prisoner even when he makes out sufficient cause for release on parole. Parole is to be granted only on a sufficient cause, such as case of severe illness or death of any member of personal family. Parole and furlough can be denied if the competent authority is of the opinion that releasing the inmate would not be the interest of the society. In India, parole as well as furlough is covered under the Prison Act of 1894. ठीक है जी। Prisoners convict of multiple murders or under the Anti-Terrorist Unlawful Activity Prevention Act UAPA are not eligible for parole. Since prisons are a state subject, the Prisons Act of each state government defines the rules under which parole is granted in the state, ठीक है जी। तो the management and administrative of prisons fall exclusively in the dominion of state government and are governed by the Prisons Act of 1894. The prisons manual of the represent the state government, ठीक है जी। अभी किस बिहाफ के ऊपर तो पता समझ गए होंगे आपकी। पैरल मेक्स आउट अ सफिशिएंट कॉज, पैरल कैन बी डिनाइड, यस। पैरल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, नहीं। व्हेन द प्रिजन मेक्स आउट सफिशिएंट कॉज, तो मैटर ऑफ राइट नहीं दे सकते इसको हम। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इसमें सीखें। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, आंसर विल बी सी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट, कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी करेक्ट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 1921 में बनाई गई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। अब आपको पता है 1919 में क्या हुआ था, ठीक है। उधर एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, उसके तहत जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई थी 1921 के अंदर।
एट प्रेजेंट इसके अंदर 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के मेंबर हैं। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन जो है कमेटी का इज अपॉइंटेड बाय फ्रॉम द अमंगेस्ट इट्स मेंबर बाय द स्पीकर, ठीक है। स्पीकर आप चेयरमैन को क्या बोलते हैं, अपॉइंट करेगा। 1966-67 में चेयरमैन ऑफ द कमेटी बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी, ठीक है। 1967 में कन्वेंशन आया था कि डेवलप्ड चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो है अपोजिशन से भी लिया जा सकता है। द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंग दिस मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इट्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल पार्टी गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट एंड टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल की रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। अब इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। क्या ऐसी बात है यार, मैंने सीधी बात बताई थी आपको कि 15 मेंबर लोकसभा से है, 7 मेंबर राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर ही तो हैं इसके। एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही पूछा है हमारे से। फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमेटी, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तो इसके तो स्पीकर इसके चेयरमैन को डिसाइड करता है। मेंबर ऑफ द कमेटी इज गिवन टू अ टर्म ऑफ 1 ईयर, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी फ्रॉम द राज्यसभा एक्सटेंडेड इवन व्हेन द रिटायर फ्रॉम राज्यसभा, तो ऐसा नहीं है, तो आंसर विल बी सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके बारे में सही जानकारी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेंबर जो है कमेटी का, इसका टर्म जो है 1 साल का रहता है, यह हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लग रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफिस। अब गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। गवर्नर अपॉइंटेड मस्ट बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है जाएगी। A serving governor cannot be a member of either house of the parliament or house of the state legislature, ये भी सही हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगी और ये भी सही हो जाएगी। ऑल 3 आर करेक्ट इसमें, है ना। देखते हैं। अरे it is the convention that the constitution provision that the governor should not belong to the state is where he is appointed, ठीक है जी। he should be an outsider so that he is free from local politics, ठीक है जी। क्या समझे कि तो क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था आपसे कि कंडीशन बताओ कि लेटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट टू द गवर्नर ऑफिस, गवर्नर ऑफिस की अपॉइंटमेंट के बारे में। इट शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। द गवर्नर अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो यह भी सही है। सर्विंग गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी सही है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ का कहता है इट इज़ द कन्वेंशन दैट रादर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट द गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, और आउटसाइडर होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये नहीं है कि उस स्टेट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ही शुड बी एन आउटसाइडर, ताकि वो फ्री हो सके लोकल बॉडी से। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कि वो आउटसाइड से होना चाहिए, ठीक है। जिस स्टेट से वहाँ से नहीं लग सकता है। इट इज़ ऑल्सो कन्वेंशन दैट द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट मस्ट मेड आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर स्टेट कंसर्न सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज एंश्योर्ड। ये भी एक कन्वेंशन है कि जो गवर्नर अपॉइंटमेंट है वो मस्ट बी मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग हो सके कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की स्टेट के अंदर, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं है ये। आर्टिकल 158 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंडीशन है गवर्नमेंट ऑफिस की कि शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है, ठीक है जी। आर्टिकल 157 क्या कहता है, 2 क्वालिफिकेशन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये है इसके ऑफिस की बात हो रही, तो ओनली वन बी योर आंसर, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि ये इसमें गवर्नर ऑफिस के बारे में नहीं यार, ये जस्ट लोकली ऐसा कहा गया है, प्रोविज़न दिया गया है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके।
अदरवाइज इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न तो नहीं है ये, ठीक है नहीं, ये बात है, कन्वेंशन है ये, प्रोविज़न नहीं है। तो आंसर तीसरा ही इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सरकार या कमीशन के बारे में पूछा गया है। आखिरकार क्या है सरकार या कमीशन, ये पूछा गया है। पहले जान लेते हैं सरकार या कमीशन है क्या, देखते हैं क्या है सरकार या कमीशन, ठीक है जी। तो इन 19 चले तो क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं ना। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली। इस एमरजेंसी प्रोविजन की बात की जा रही है। अवेलेबल अल्टरनेट बिल्स when the president withhold in assent the state the bill reason should not be communicated to the state government. The center should consult the state before making a law subject to the concurrent list in the 7th schedule। तो कितने स्टेटमेंट से ये पूछा आपसे। देखो 1 और 3 तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 के अंदर क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ 3 मेंबर कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की जा रही थी कि चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया, एक रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट के, तो सरकारिया कमीशन बनाया गया था उनके बिहाफ के ऊपर 1983 के अंदर, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी? इनने बोला कि अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेट अप अंडर द आर्टिकल 263। 356 प्रेसिडेंट रूल है, आपको पता है, ठीक है जी। ये शुड बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली इन एक्सट्रीम केसेस एज अ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव फेल हो जाते हैं, तो आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। व्हेन द प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज एसेंट टू द स्टेट बिल द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये बोलना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा बिना बताए ही आप ऐसा कर देंगे। और अगर कोई रूल बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, द स्टेट व्यू मस्ट बी असर्टेन दैट द इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल को बताना पड़ेगा। अब सरकारी कमीशन ने भी बोला कि जब वैन प्रेसिडेंट विदहोल्ड करता है, कोई असेंट करता है, कोई पास करता है बिल को, ठीक है, या किसी पास्ट बिल को असेंट करता है इन टू बाय अ स्टेट लेजिस्लेटर, तो रीज़न शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा उसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर रखा जाए इस चीज़ के लिए। तो अब देखो इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या था, लेट्स सी कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में है कि स्पेयरिंगली यूज़ होना चाहिए, जब सारे अल्टरनेटिव फेल हो जाएं तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट विदहोल्ड करता है, असेंट करता है स्टेट बिल को, द रीज़न नीड नॉट बी, तो नीड नॉट बी नहीं है भाई, बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। तीसरी बात कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट और 7 शेड्यूल की बात चल रही होती है तो स्टेट के साथ बात करना, कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट को बिफोर मेकिंग द लॉ। तो पहले तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली टू बी योर आंसर। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। द क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स अंडर द यूनियन लिस्ट आते हैं, एंड विद सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट हैज़ डिक्रीड एंड द नंबर ऑफ यूनियन लिस्ट इंक्रीज किए गए हैं। कितने स्टेटमेंट सही है पूछा गया है आपसे। देखो ये तो आपको पता है कि 7वें शेड्यूल के अंदर ही आपको सूचियाँ मिलेगी सारी की सारी, ठीक है। 7वें शेड्यूल के अंदर क्या है? सूचियाँ हैं, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर बताया गया है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, है ना। 7th शेड्यूल कंसिस्ट में 3 लिस्टें हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने बता दिया आपको, सूचियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, ठीक है। 5 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट, ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये क्या किए गए थे? आपके कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किए गए थे स्टेट लिस्ट के से निकाल के, ताकि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सके, रूल बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो अब ये क्या बोलता है कि पहले 100 सब्जेक्ट थे, एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी 97 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, और 61 सब्जेक्ट हैं या 66 सब्जेक्ट में आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही तो बात चल रही है कि देखो क्रिएशन एंड ऑल कोर्ट्स अंडर कम द, नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है जी।
एंड सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद स्टेट लिस्ट के नंबर डिक्रीज कर दिए गए थे, तो ये राइट है यह तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, आंसर विल बी 2 ओनली। ओके जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात चल रही है यहाँ पर, इसके बारे में बताओ क्या पूछा गया है। अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए आपको। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वैसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है इसको रिगार्डिंग, ठीक है जी। रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही इसका रैंक माना जाता है स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बराबर इसकी पे पू होती है, जो कुछ होता है, ठीक है। उसके अलावा एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द सिमिलर मैनर, उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। तीसरी बात यह है कि अ स्टेट कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे हो सकते हैं एक स्टेट के, ठीक है जी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कि स्टेट कैन हैव मल्टीपल चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हाँ जी सही है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नहीं, मैं यार चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऑब्वियस सी बात है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात बराबर चलता है ना, अरे कॉन्स्टिट्यूशन का माने प्रोविज़न ही नहीं है, पहले ही बता दोगे तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, तो 1 2 ही सही है इसमें, 2 ओनली, और ये आंसर सीधी सीधी तो बात चल रही थी यार यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। अब देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है आपको पता है, यूनियन सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता है। तो ड्यूल सिटीजनशिप अमेरिका के अंदर है, ये हमारे यहाँ नहीं है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, या फिर ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट, या ड्यूल गवर्नमेंट, क्या है जो अमेरिका के अंदर है और से डिफरेंट है हमारे पास फेडरल सिस्टम के अंदर। तो पहले इसको पता कर लेते हैं, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर टिपिकली एस्टैब्लिश 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे होती है विद डेलीगेटिंग पावर एंड रोल्स रिजल्टिंग फ्रॉम सेवरल सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। अब देखो यूएसए के पास और इंडिया के पास दोनों का फेडरल सिस्टम तो है, पर हमारा थोड़ा यूनिटरी भी है साथ में, ठीक है। ड्यूल गवर्नमेंट इज फाउंड इन बोथ इंडिया एंड यूएसए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ड्यूल फेडरलिज्म का मतलब है कि लायर केक फेडरलिज्म और डिवाइडेड सोवरेनिटी इज अ पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन विच पावर द फेडरल एंड स्टेट सिस्टम इज क्लियरली डिफाइंड टर्म्स होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टेट आर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन वेयर एज इन यूएसए इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल स्टेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि जो स्टेट के अंदर प्रोपोर्शनलिटी होती है रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, परंतु यूएसए के अंदर सबको इक्वल, स्टेट को सब इक्वल मेंबर्स होते हैं। बाकी सब चीज़ें सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप इज़ ऑफर्ड इन यूएसए और सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर होती है, ठीक है। तो ड्यूल कोर्ट एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल आर फाउंड इन द बोथ कंट्रीज इंडिया एंड फलाना डमकाना, ठीक है जी। अब हम देखते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस इन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट। देखो ड्यूल सिटीजनशिप में भी नहीं है हमारे पास, स्टेट रिप्रेजेंटेशन अलग है, ड्यूल गवर्नमेंट भी है, ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट भी है, ये भी है, ये भी है, ड्यूल गवर्नमेंट नहीं है ना, ये भी है, ये भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है ना। स्टेट रिप्रेजेंटेशन हमारे इनका यहाँ भी होता है, उनके अंदर ऑल मेंबर रखे जाते हैं। ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट उनके यहाँ भी होता है, ड्यूल गवर्नमेंट उनके यहाँ भी है, लेकिन ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये स्टेट रिप्रेजेंटेशन होती ही होती है, ठीक है। डिपेंड करता है बस अलग अलग, तो ये तीनों तो है लेकिन ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में पूछा गया है कि आखिर यह क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
क्या है पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। PDRD इज प्रोवाइडेड इन टू द स्टेट अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and these grants are released to the state as per the recommendation of finance commission to meet etc etc। करेक्ट पूछा है क्या है, तो PDRD के बारे में पहले पता कर लेते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता क्या है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट PDRD आर्टिकल 275 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोवाइड किया जाता है ग्रांट टू द स्टेट। अब 275 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है पेमेंट ऑफ सच सम्स पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू सच स्टेट एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन टू बी नीडेड असिस्टेंट। ठीक है जी। पेड आउट द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया ईच ईयर, डिफरेंट सम में बी फिक्सड फॉर डिफरेंट स्टेट्स, नेचर ऑफ कैपिटल एंड रिकरिंग सम्स एज मे नेसेसरी। ये ग्रांट दी जाती है सेंटर के द्वारा स्टेट को आर्टिकल 275 के तहत, कंसोलिडेट फंड कहा जाता है इसको। स्टेटमेंट 2 कहता है कि PDRD जो है रिलीज टू द स्टेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही दी जाती है। सिंपल सी बात है, फाइनेंस कमीशन ही तो देखता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे पैसे डिस्कस या होगा क्या नहीं होगा। करेक्ट पूछा था, आंसर विल बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, 280 नहीं 275 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 40 हम करेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि क्वेश्चन आपके पास है आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, किसी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन, unemployment in case old age, sickness, disablement, etc. National Social Assistance Program represent a significant step toward the fundamental DPSP Article 41, 42 of the Constitution। ठीक है जी, इस चीज़ की बात चल रही है। एज्ड पर्सन, विडो एटसेट्रा को का अच्छा काम नाम मिलना चाहिए, अच्छी रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। तो किसके तहत आते हैं ये? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम बनाया गया है। आंसर विल बी ए। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन करे। होप सो आपको समझ आए होंगे, आपने कुछ सीखा होगा, टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे और रिवीजन भी हुआ होगा। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।